नमस्कार। चेतन भारत लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौतम। आज हम फिर चर्चा करेंगे पिछले हफ्ते जो समसामयिक घटनाएं घटित हुई हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। इसके लिए जो हमने समय लिया है वह 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच जो मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज कौन कौन से मुख्य विषय हैं या मुख्य खबरें हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली चर्चा है यहाँ पे जो आरबीआई की एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कुछ अच्छी बातें कही गई हैं और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आलोचना भी की गई है। उन दोनों के पक्ष को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इसके बाद दूसरी जो हमारी आज का विषय रहेगा वह है तेल बॉन्ड और ईंधन की बढ़ती कीमतें, है ना। ये तो बहुत ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि जो यूपीए सरकार के द्वारा तेल बॉन्ड इशू किए गए थे, जारी किए गए थे, उनके कारण आज की जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, उनको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि सीतारमण जी सही बोल रही हैं या क्या वाकई में ये यूपीए सरकार के द्वारा जो तेल बॉन्ड जारी किए गए थे उनके कारण ही ये तेल की कीमतें वो बढ़ रही हैं, या इसके कुछ दूसरे और भी कारण हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम तीसरा मुद्दा है जो चर्चा करेंगे, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन आईबीए है, भारतीय बैंक संघ जो है, उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए कंपनी बना ली है। एक्चुअली में इसको आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसका स्टेटस जानेंगे। ये कंपनी क्यों बनाई जा रही है वह भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण योजना के बारे में, है ना। वॉलंटरी जो आप व्हीकल्स को 15 साल या 20 साल के व्हीकल इनकी उम्र हो जाएगी, उनको आप किसी कबाड़ खाने में जाके दे सकते हैं, उसके बदले सरकार आपको कुछ फ़ायदे दे सकती है। उस योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम करेंगे 6 लाख करोड़ का राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना क्या है ना। कई लोगों को ऐसा लग रहा है या फिर खबरों में ऐसा भी चलाया जा रहा है कि सरकार जो है वो संपत्ति बेच रही है, लेकिन यहाँ संपत्ति को बेचने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं। उन संपत्तियों से जो भारत की संपत्ति हैं, देश की संपत्ति जो है, उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, उस तरह की कुछ योजना की यहाँ पे सरकार ने घोषणा की है। 6 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने बोला कि इतनी राशि हम इससे जुटा सकते हैं। जो संपत्तियां सरकार की जो हैं उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है, या उनका उपयोग जो है वो कम हो रहा है, या तो वो किसी भी प्रकार से उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी संपत्तियों से सरकार कुछ पैसा एकत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस योजना को भी हम समझेंगे। अंत में चारा और चारा पर उपमिशन, यह एक योजना है, सरकार ने बोला है इसमें कुछ सब्सिडी दी जाएगी किसी तरह के चारे के प्लांट को सेटअप करने के लिए, उसकी हम अंत में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए जाएंगे। इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में नीचे करके बताना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आरबीआई है उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पे आरबीआई का मानना है इस रिपोर्ट में कि जो कुल मांग है भारत की वह धीरे धीरे बढ़ रही है। एक अच्छा संकेत है। सरकार का, आरबीआई का मानना है कि हम कुल मांग में बढ़ोतरी देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो विनिर्माण गतिविधियां हैं, जो उत्पादों को बनाने की गतिविधियां हैं, निर्माण की गतिविधियां हैं, उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है। सेवा क्षेत्र में जरूर है कि कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे निर्माण, जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, उनमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बाद बोला कि भाई आरबीआई ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में ये मुख्य बातें कही हैं कि पहले की तुलना में अभी हम अधिक आशावादी हो सकते हैं। अभी हमें चीज़ें और क्लियर देखना और स्पष्ट रूप से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो हमने अर्थव्यवस्था में नीचे देखा था, अभी हम अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हमें कुछ अच्छे संकेत मिलना चालू हो गए हैं। ठीक बात है। इसके और भी मुख्य कारण बताएंगे क्यों हम उनको और आशावादी होना चाहिए। जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने और भी अपने कारण बताए हैं कि कैसे हम और भी इससे अच्छी उम्मीदें लगा सकते हैं। बोल रहे हैं कि जिस तरह से देश अनलॉक हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें, गतिविधियां दोबारा चालू हो रही हैं, दोबारा चीज़ों को सही तरीके से पटरी पे जो आ रही हैं, और उसके बाद जो टीकाकरण कर रहे हैं हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं, टीकाकरण में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, उसके कारण अर्थव्यवस्था पर इसके अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं।
इसके बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, इसके सबूत विनिर्माण गतिविधि और जो सेवा क्षेत्र है उसमें तो हमने बोला कि संकुचन है, लेकिन जो विनिर्माण गतिविधि है उनमें तेजी देखने को मिल रही है। और तेजी का कारण क्या बताया गया कि हम ना टीकाकरण सही तरीके से कर रहे हैं और टीकाकरण अच्छा चल रहा है और हम देश को अनलॉक होते हुए भी देख सकते हैं। और भी बोला जो उच्च आवर्ती संकेतक होते हैं, जो आपकी अर्थव्यवस्था में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो भी हमें अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वहाँ से भी हमें अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बोला कि भाई ई-वे बिल जो बन रहे हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, है ना। मतलब इससे क्या होगा कि भैया आपके इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था में लेन देन जो है, लेन देन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। सरकार का जीएसटी का जो संग्रहण है वह भी बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात है, बिजनेस हो रहा है। इसके बाद जो टोल टैक्स है, टोल संग्रहण वो बढ़ रहे हैं, ईंधन की खपत बढ़ रही है ना। ये इंडिकेटर्स, ये संकेत हमें बताते हैं कि अर्थव्यवस्था वो है चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है और इनमें वृद्धि हो रही है। क्योंकि ईंधन की खपत बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो आपकी निर्माण गतिविधियां हैं, मतलब आप एनर्जी को कंजम्पशन कर रहे हो तो उसके दौरान कुछ ना कुछ तो आप उसमें उत्पादक गतिविधि कर रहे होंगे। इसके बाद ऑटोमोबाइल डिस्पैच बढ़ रहे हैं और उनके रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, पंजीकरण बढ़ रहे हैं। आप जितने ऑटोमोबाइल खरीदेंगे मतलब तेजी आ रही है यहाँ पे। और जो रेल फ्रेट वॉल्यूम है, मतलब रेल का भाड़ा जो है वो भी अच्छे हमें धनात्मक संकेत उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा भी और भी कई संकेतक हैं जहाँ पे आरबीआई ने इसका हवाला दिया, बोला कि ये संकेतक जो हैं हमारे वो अच्छे आ रहे हैं, इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द पटरी पे आने वाली है। पिछले महीने बेरोजगारी में एक बड़ी क्रमिक गिरावट देखी गई, है ना। अब बेरोजगारी में तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया जो है ना आपकी बेरोजगारी नीचे जा रही है, बेरोजगारी कम हो रही, इसका मतलब रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, ऐसा आरबीआई का मानना है। और क्या बोल रहे हैं कि भाई मानसून जो है ना, हमने देखा कि मानसून जो है अपने सामान्य स्तर पर पहुंच गया है और मानसून अच्छा होता है तो फसल अच्छी आती है, जिससे कृषि जो क्षेत्र है वहाँ से हमें अच्छी उत्पादकता मिलती है, जो अर्थव्यवस्था को बहुत गहन तरीके से सपोर्ट करता है ना। तो आपूर्ति में सुधार होगा, बुवाई अच्छी हो गई है। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर भी क्या बोल रहे हैं, मुद्रास्फीति में बोल रहे हैं 70 आधार अंकों की मासिक दर का हवाला देते हुए जो है वो 5.6 की गिरावट का हवाला देते हुए एक उत्साहित पूर्वानुमान लगाया गया। बोल रहे हैं जो मुद्रास्फीति है वह भी नीचे आ रही है। तो इस प्रकार आरबीआई का मानना है अपनी इस रिपोर्ट में कि जो चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था के अंदर वो ठीक तरीके से चलने लगी हैं और आगे भी ठीक तरीके से चलेंगी, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ आलोचना की जा रही है, कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। तो कुछ उस आलोचना के बिंदु भी हम देख लेते हैं। अब आलोचना तो क्या बोल रहे हैं कि भाई रोजगार, तो आपने आरबीआई ने बोल दिया कि बेरोजगारी कम हुई है या रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आलोचकों का मानना है कि जो आपके रोजगार बढ़े हैं ना वो अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार नहीं बढ़े, जो कम गुणवत्ता के रोजगार हैं वो बढ़े हैं। और ज़्यादातर बोला कि ये जो बेरोजगारी आपकी कम हुई है, ये लोगों ने ना गांव में जाके खेती किसानी में परिवर्तित हो गए और खेती किसानी जैसे व्यवसाय में रोजगार प्राप्त किया है। इसलिए आपको आंकड़ा देखने को तो मिलेगा कि बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन कम गुणवत्ता वाली नौकरियां ही बाजार में अभी उपलब्ध हैं और वही बढ़ी हैं। उच्च गुणवत्ता वाली नौकरी जो है वह नहीं बढ़ी है, वह रोजगार के जो क्षेत्र हैं उनमें अभी इस तरह की हमने बढ़ोतरी नहीं देखी है, आलोचकों का मानना है ऐसा। और वो भी खरीफ की बुवाई के कारण हुआ, ऐसा बोला कृषि में भी। अब मुद्रास्फीति के मोर्चे पे भी बोला था आरबीआई ने कि मुद्रास्फीति जो है वो हम कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अनाज जो है और जो तेल है उसकी मुद्रास्फीति हम 1 से 12 अगस्त के बीच का इन्होंने यहाँ पे हमें रेफरेंस दिया है। उसमें बताया गया है कि 1 से 12 अगस्त की अवधि के लिए जो खाद्य मूल्य डेटा है अनाज की कीमतों का खुलासा करता है, जबकि खाद्य तेलों में 32.5% मुद्रास्फीति दर के बाद कीमतों में दबाव जारी है। तेल की कीमत और जो अनाज हैं, जो खाद्य हैं, खाद्य तेल वगैरह है या खाद्य अनाज हैं, उनकी कीमतें हमेशा बढ़ती जा रही हैं। इनने बोला कि मुद्रास्फीति आप बोल रहे एक तरफ कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो इन चीज़ों के लिए मुद्रास्फीति ठीक नहीं है ना, ये बढ़ती हुई है और अभी भी इन पे दबाव जारी है, अभी भी इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आज के दूसरे विषय के बारे में। दूसरा विषय ये है तेल बॉन्ड और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये तेल बॉन्ड क्या है और इन तेल बॉन्ड का ईंधन की कीमतों से क्या संबंध है।
यह हमें समझना होगा। अभी हम इसको इस बात ऐसे समझते हैं, 2005 से 2010 के बीच जो यूपीए गवर्नमेंट की कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको याद होगा कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थीं वो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती थी। मतलब सरकार के द्वारा इनकी कीमतों को निश्चित किया जाता था। ठीक है, अब सरकार कीमतें जो है वो सरकार निश्चित करती थी, और इनको जो बेचने वाली कंपनियां हैं, तेल बेचने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है ना, ये जो एचपी है, जो हमारी एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये कंपनियां तेल को बेचती हैं और इसकी जो कीमत है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती थी। अब सरकार क्या करती थी, कीमतों को एक समान रखने के लिए या अपने जनता पे उसका दबाव कम पड़े उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, सब्सिडी देती थी। मतलब यदि वो तेल की जो लागत है वह 50 रुपये के आसपास होती थी, 50 से 60 रुपये के मान लेते हैं हम, 60 रुपये के आसपास होती थी, और तो सरकार इसको 50 रुपये इसकी कीमत निर्धारित कर देती थी। अब यहाँ पे 10 रुपये का जो घाटा होता था वह सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में किसको दिया जाता था, तेल कंपनियों को दिया जाता था, तेल बेचने वाली कंपनियों को दिया जाता था। ठीक है, तो अभी बोला कि ठीक है, तेल बेचने वाली कंपनी ने बोला कि आप अगर तेल की कीमत निर्धारित कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करेगा। तो सब्सिडी इसमें एक मुख्य घटक होता था, सरकार के द्वारा दिया जाता था। अभी सरकार क्या चाहती थी, यूपीए गवर्नमेंट उस समय पे क्या चाहती थी कि इसका जो भार है ना हमारे फिस्कल डेफिसिट पे ना पड़े। मतलब कि वो चाह रहे थे कि हमारे बजट में इस तरह का भार ना दिखे, इसको हम किसी और तरीके से क्या, या इसको हम बाद में, इसको जो भुगतान है बाद में कर देंगे। तो उसके लिए सरकार ने तेल बॉन्ड जारी किए थे। अब ये तेल बॉन्ड क्या होते हैं, ये एक तरह का बॉन्ड होता है, लोन होता है सरकार जो किसी से ले रहा है। अब यहाँ पे ये जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं उनको देने के लिए ये बॉन्ड लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम तेल बॉन्ड पड़ गया। ये एक बॉन्ड पेपर है और कुछ नहीं है, लोन है जो सरकार ले रही है, जनता से ले सकती है, किसी भी व्यक्ति से ले सकती है। सरकार अपना बाजार में जाके बॉन्ड जो है वो जारी करती है, उससे पैसे सरकार के पास आ जाते हैं, उन पैसों को सरकार ने तेल कंपनियों को दे दिया। ये 2005 से 2010 तक चलता रहा। तो मुख्य रूप से जो आपको जो तेल पे या जो ईंधन पे हमें सब्सिडी दी जा रही थी वह सरकार कर्जा लेके दे रही थी। ठीक बात है, अब कर्जा लिया है तो कर्जे पे आपको क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, है ना, उस ब्याज का भुगतान करना होगा। और ब्याज के भुगतान के साथ साथ ये बॉन्ड है, ये लोन है, आपने उधारी ली है, इस उधारी को भी एक निश्चित समय के पश्चात आपको वापस करना होगा। ठीक बात है, तेल बॉन्ड क्या है ये समझ में आ गया आपको, क्यों ये तेल बॉन्ड जारी किए जा रहे थे यह भी आपको समझ में आ गया। अब जरा इनकी हम फैक्चुअल बातों को जान लेते हैं, इनके तथ्यात्मक रूप को भी जान लेते हैं कि क्या चीज़ें रही थी, कैसे रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 से 2010 के बीच ही ये सब हुआ था। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सहित तेल विपणन कंपनियां, है ना, जो तेल बेचने का मतलब आपने देखा होगा इन्हीं के पेट्रोल पंप होते हैं, इनको हम इंग्लिश में OMC बोलते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, को कुल 1.4 लाख करोड़ की लंबी अवधि के विशेष प्रतिभूतियां जारी की गई। इन्हीं प्रतिभूतियों को हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन प्रतिभूतियों को बॉन्ड बोलते हैं। ये ऋण प्रतिभूतियां या बॉन्ड जिनमें 6.35% से 8.4% ये क्या है तक कूपन होते हैं। कूपन मतलब यहाँ इन पे क्या है, ये ब्याज की दर है, इतने प्रतिशत से लगा के इतने प्रतिशत तक हमें 6.35% से 8.40% तक ब्याज सरकार को इन बॉन्ड पे देना है। ठीक है, खर्चा बढ़ेगा आपका, एक तो आपने सब्सिडी दी है वो खर्चा बढ़ गया, अब जो सब्सिडी दी है वो भी आपने उधार लेके दी तो उस पर ब्याज भी बढ़ेगा। समझते जाना, अभी समझ में और आगे आएगा। तत्कालीन सरकार ने इन बॉन्डों को जारी करने का विकल्प चुना ताकि वार्षिक वित्तीय बोझ कम किया जा सके और एक विस्तारित अवधि में देयता को कम किया सके। बोला कि एक तो हमने जो है तुरंत समय के लिए अपना बोझ कम कर लिया और इसको लंबे समय में हम इसका भुगतान कर देंगे। ठीक बात है। अब इसके बाद क्या हुआ,
यूपीए सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया। अभी सरकार ने बोला कि हम अब इसको नियंत्रण में नहीं रखना चाहते। तेल विपणन कंपनियां जो हैं, ओएमसी जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तेल की कीमतों को निर्धारित कर सकती हैं। तो जब तेल कंपनियां अपनी कीमत निर्धारित करेंगी तो वो नुकसान में तो नहीं करेंगी, उनको जो लागत होगी उनकी और उसमें अपना जो मुनाफा होगा, लागत और मुनाफा जोड़ने के बाद उसकी तेल की कीमतों को निर्धारित किया जाएगा। ये धीरे धीरे चालू हुआ था, 2014 में जाके पूर्णतः इसको नियंत्रण मुक्त कर दिया था। ठीक है, सरकार ये अभी कब लेके आए थे बोल के बताया गया, तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने तेल को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया। बोला कि ना इसकी अब कीमतें जो है ना वो बाजार में तय होने दो, जो मांग और आपूर्ति की श्रृंखला जो होती है उसके द्वारा इसकी कीमतों का निर्धारण होना चाहिए। और इसमें सीधा सीधा जो है इसको निर्धारित करने का जो अधिकार थे वो तेल कंपनियों के ऊपर आ गए। तेल कंपनियां क्या करेंगी, अपना नुकसान नहीं करेंगी, वो लागत और अपना मुनाफा जोड़ने के बाद तेल की कीमतों को तय करेंगी। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल होता है हमें जिस लागत पे मिलता है वो लागत, उसको यहाँ तक लाने के लिए लागत, बेचने की लागत और इस पे सरकार के द्वारा लिए जाने वाले कर, इन सबको मिला के तेल की कीमतों का निर्धारण होता है। तो अभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हमेशा तेल की कीमतें जो हैं उस समय जब इसको नियंत्रण मुक्त किया जब से लगातार बढ़ते ही जा रही हैं क्या? अभी तो बीच में हमें देखने को मिला था कि नीचे भी आ गई थी कोरोना काल में, है ना, ये नीचे भी आ गई थी। तो उस समय पे तेल जो पेट्रोल या डीजल हैं, जो ईंधन है, ईंधन के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इनकी कीमतें कम क्यों नहीं हुई? तो इसका फायदा भी ना सरकार ने उठाया। जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें कम हुई, सरकार ने ना अपना कर बढ़ा लिया, अपना शुल्क बढ़ा लिया। और ये सिर्फ केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया, राज्य सरकारों ने भी किया है। तो जब जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होती थी, सरकार अपने कर बढ़ा देती थी। तो कच्चे तेल की जो कीमतें कम होने का जो फायदा है वो उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा, इसलिए पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ते जा रहा है। आइए और इसके बारे में चर्चा करते हैं। जबकि तेल मूल्य नियंत्रण को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ा जाना था, भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों में गिरावट से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए नए कर और लेवी लगाते गई, टैक्सेस लगाते गई। मूल्य नियंत्रण अनिवार्य रूप से इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसे ईंधन खुदरा विक्रेताओं को अपनी लागत और मुनाफे की गणना के आधार पर कीमतें तय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि मूल्य विनियमन नियंत्रण इस नीति सुधार में प्रमुख लाभार्थी कौन है? ये जो नियंत्रण में जो अधिकारों का हस्तांतरण हुआ, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सरकारों को हुआ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो जब जब ऊपर होती हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो उनकी कीमतों को कम नहीं किया गया। ठीक है, आइए तो अभी विवाद क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है? अभी आपको तेल बॉन्ड समझ में आ गया, कीमतें तेल की जो तेल है उसकी कीमतें पहले कैसे निर्धारित होती थी और 2014 के बाद से किस तरह से निर्धारित हो रही हैं, यह भी समझ में आ गया। पहले सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से कोई सब्सिडी सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। ठीक है, अभी इनका कनेक्शन क्या है या विवाद क्या है? तो सीतारमण जी का जो स्टेटमेंट आया है उसके कारण चीज़ों में विवाद चल रहा है। मौजूदा सरकार हर तरफ से दबाव में है कि वह ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करे ताकि महंगाई का बोझ कम हो सके। सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि भैया तेल आप अगर ईंधन की कीमतें कम करोगे तो जो आपकी समग्र मुद्रास्फीति की हम बात कर रहे हैं वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो ईंधन है वो एक बहुत बड़ा घटक होता है किसी भी लागत में। परिवहन के लिए, वस्तुओं को इधर से उधर करने के लिए या उनके निर्माण के लिए ईंधन की ज़रूरत हमें होती है। यदि इसकी कीमतें कम हो जाएंगी तो जो आपकी जो महंगाई दर है, जो मुद्रास्फीति है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये सरकार के ऊपर दबाव है। ठीक है, समझ में आता है, अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए।
लेकिन सरकार ने क्या बोला कि हम कीमतें तेल की कम नहीं कर सकते। अपना उत्पाद शुल्क जो उसके ऊपर लिया जाता है सरकार के द्वारा, जो शुल्क लिया जा रहा है सरकार के द्वारा या कर जो सरकार के द्वारा वसूला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, मना कर दिया कि हम इसको कम नहीं कर सकते। और कारण क्या बताया गया, अब देखिए आप, केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि वह पेट्रोल डीजल पर करों को कम नहीं कर सकता क्योंकि उसे पिछली यूपीए सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में सब्सिडी के लिए जारी किए गए तेल बॉन्ड के एवज में भुगतान का बोझ उठाना पड़ रहा है। बोला कि देखो भैया, जो हमने कर बढ़ाए हैं ना, वो जो यूपी सरकार हमारे नाम पे उधारी लेके गई थी, वो उधारी वापस करनी है पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, उस पर हमें ब्याज देना है, इसलिए हमारे ऊपर भी बोझ बढ़ रहा है। ठीक बात है, समझ में आती है। लेकिन अब देख लेते हैं इसकी तथ्यात्मक चीज़ें क्या हैं कि कितना हम इस पे ब्याज दे रहे हैं, कितना हमें वापस करना है, और सरकार ने उन करों को बढ़ा के कितनी रिकवरी अपनी बढ़ा ली करों में। पहले पेट्रोल डीजल से कितने कर प्राप्त होते थे, अभी कितने हो रहे हैं। इन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे तभी हम समझ पाएंगे ना कि सीतारमण जी का जो तर्क है वो सही है या नहीं है। आइए, वित्त मंत्रालय के अनुसार अब तक कितना 1.31 लाख करोड़ का बकाया, कितना बकाया अभी भी 1.31 लाख करोड़ रुपए अभी भी बकाया है तेल बॉन्ड का। और इन पर ब्याज के रूप में कितना 70,195, इसको हम सुविधा की दृष्टि से 70,000 करोड़ का ब्याज जो है अभी तक सरकार दे चुकी है, करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। और क्या बोल रहे हैं, 37,000 करोड़ का ब्याज जो है हमें 2025-26 तक इसको देना है। तो देखा जाए तो 107 लाख करोड़, मतलब उनका तो मानना है कि भैया कुछ नहीं तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ जो है करीब करीब ब्याज में जाना बाकी है। ठीक है, 1 लाख करोड़ का सिर्फ ब्याज दे रहे हैं तेल बॉन्ड के एवज में। और इसके अलावा 1.31 लाख डॉलर जो है वो है हमें मूलधन भी वापस करना है। 1.31 का मूलधन है, 70,000 करोड़ का ब्याज दे चुके हैं, 2025-26 तक 37,000 करोड़ का ब्याज और देना बैठता है, ये सरकार ने बोला है। अभी इसकी कड़ी को समझने का प्रयास करेंगे। अब कच्चे तेल की कीमतें जो हैं, कच्चे तेल की कीमत के अलावा जिसे संबंधित ईंधन में संसाधित किया जाता है, केंद्रीय और राज्य शुल्क और डीलर कमीशन होते हैं। मतलब जो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो होती है वो किस प्रकार निर्धारित होती है, पहले तो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागत है वो दे देंगे हम, उसके बाद क्या होगा केंद्रीय और राज्य शुल्क, मतलब जो केंद्र सरकार के कर हैं और राज्य सरकार के कर हैं, दोनों को हम उसमें समाहित करेंगे। उसके बाद डीलर कमीशन होते हैं जो अंततः पेट्रोलियम उत्पादों के पंप मूल्य पर फीड होते हैं। कच्चे तेल की भारतीय टोकरी की कीमत यूपीए के वर्षों के दौरान बढ़ती रही है। बोल रहे हैं कि यूपीए सरकार जब थी उस समय पे कच्चे तेल की कीमतें हमेशा बढ़ती रही हैं। 2004-05 में ये $39 प्रति बैरल के आसपास थी, जो कि 2011-12 में $111 प्रति बैरल के आसपास रही हैं। लेकिन मोदी जी जब आए तो बोल रहे हैं उस समय पे 13-14 में ये कीमतें $105 प्रति बैरल के आसपास हो गई थी, कम हो गई थी, है ना। अंतर बहुत कम है 111 से 105। और तो और 14-15 में कितनी थी, मतलब हमने देखा अभी कि 105 थी, उसके बाद 14-15 में और कम हो गई $84 प्रति बैरल। इसके बाद और क्या है 2020-21 में तो $44 प्रति बैरल हो गई। मतलब जब $111 प्रति बैरल का कच्चा तेल था उस समय हमें पेट्रोल मिलता था 60 से 70 रुपए के बीच में। ठीक है, इस समय वही रेट था। अभी जो कच्चे माल का जो कीमत है वो $44 प्रति बैरल हो गई, 111 से 44। इतना कम होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल हमें अभी 110 रुपए के आसपास मिल रहा है पेट्रोल। ये क्या चमत्कार हो गया, है ना। स्वाभाविक रूप से देखा जाए यदि आपने इन कीमतों को बाजार के ऊपर छोड़ दिया था, बाजार पे निर्भर कर दिया था, तो बाजार के हिसाब से तो इनकी कीमतों को कम होना था, तो कम तो नहीं उल्टा बढ़ गई। हालांकि उत्पाद शुल्क
अभी यहाँ आप देखना समझ में आ जाएगी सारी पिक्चर क्या चल रही है। हालांकि उत्पाद शुल्क और संबंधित केंद्रीय शुल्कों में तेजी से वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा कारण क्या बोला भैया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार दोनों ने अपने ना कर बढ़ा लिए। और इस साल 16 अगस्त को दिल्ली में बेचे गए पेट्रोल पंप का मूल्य 32% या उसका लगभग 1/3, जबकि मई 2014 में यह केवल 14% था। किसका? ये केंद्रीय सरकार का उत्पाद शुल्क। मतलब 32% हो गया, 14% से सरकार का हिस्सा। और राज्य सरकार का कितना था मई 2014 में? 17% था, जिसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया? 23% कर दिया। मतलब जो आप पेट्रोल की कीमत दे रहे हो, डीजल की कीमत दे रहे हो, उसमें 1/3 केंद्र सरकार के पास जा रहा है, 32%। दिल्ली की यहां पे हमने बात की है तो दिल्ली का जो है वो अभी 23% जा रहा है, लेकिन कई और राज्य हैं जहां पे ये 35% तक भी जा रहा है और उससे ऊपर भी जा रहा है। कुछ राज्य हैं जहां पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें और ज्यादा हैं। तो अभी हुआ क्या, जब 2014 में सरकार कितना कर वसूल रही थी? 14%, और अभी कितना वसूल रही है? 32%। तो इसका फायदा कहां हुआ? सीधा सीधा सरकार को हुआ है। ठीक बात है। अब केंद्र सरकार और क्या बोल रही? केंद्र ने बॉन्ड के संबंध में अब तक किए खर्च की तुलना में उत्पाद शुल्क और अन्य लेवी से लगातार अधिक रिटर्न प्राप्त किया है। इसके बाद आंकड़ों के अनुसार अकेले उत्पाद शुल्क के रूप में इसकी प्राप्तियां 2014-15 में 99,000 करोड़ थी, 1 लाख करोड़ के आसपास, और जो लगभग दुगनी हो गई हैं 15-16 में 1,78,000 करोड़, और 2020-21 में अंतरिम रूप से, अभी ये हमारा जो है वो क्या है, अंतिम नहीं है, अंतरिम है, अभी ये फाइनल नहीं है, रूप से 3,71,726 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया। तो मतलब सरकार ने यहां पे अपने कर तो इतने बढ़ा लिए। ठीक है। अब खर्चा क्या बताया? खर्चा बताया कि 1 लाख करोड़, खर्चा बताया 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ रुपए किस में दे दिए? बोला ब्याज के रूप में दे दिए। ठीक है। अभी बोल रहे हैं 37,000 करोड़ रुपए और ब्याज के रूप में देना है। ठीक है। और क्या है, अभी जो उसकी मूलधन जो था बॉन्ड का वो 1.34 लाख करोड़ रुपए था। कितना था? 1.34 लाख करोड़। और इसमें अभी बचा कितना है? सरकार के अनुसार 1.31 लाख करोड़ का बचा हुआ है। तो यहां पे सरकार ने जो भुगतान है उसका, ऋण का भुगतान बहुत कम किया और यहां पे ब्याज का भुगतान किया, लेकिन उसकी तुलना में कर जो है ना वो 3 गुना 4 गुना तक हो गए हैं 2014-15 की तुलना में देखा जाए तो सरकार का तर्क तो ठीक था, लेकिन जब हमने तथ्यात्मक रूप से इसके आंकड़ों का अध्ययन किया तो यह साबित हो रहा है कि उतना बोझ नहीं है। जो तेल बॉन्ड जारी किए गए हैं उनका बोझ सरकार के ऊपर है, लेकिन इतना नहीं है कि आप अपने करों को कम नहीं कर सकते। आप हमेशा करों में वृद्धि करते जा रहे हैं और ये कर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं यह भी हम देख सकते हैं। यह वही विश्लेषण है जो अभी मैंने करके आपको दिखाया। कितना है? मार्च 2014 तक इतना रुपए हमें देना था, 1.34 लाख करोड़ रुपए हमें देना था, मूलधन था ये, और मार्च 2021 में 1.31 लाख करोड़ देना है। तो इसमें बहुत मामूली रकम कम हुई है और ब्याज के रूप में 70 दे दिए हैं। और अगर देखा जाए औसतन कितना हम दे रहे हैं, एक साल में कितना ब्याज दे रहे हैं? 10,000 करोड़ का ब्याज दे रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है करों की तुलना में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के मुद्दे में। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि आईबीए के द्वारा गठित कर दी गई है। इसका निर्माण हो चुका है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, आरओसी जिसको हम बोलते हैं, उनके पास जो पेपर हैं फाइल हो चुके हैं और कंपनी का निर्माण भी हो चुका है। अभी आरबीआई से मंजूरी लेने के लिए गया है कौन? आईबीए। आईबीए क्या है? भारतीय बैंक संघ।
ये बैंकों का एसोसिएशन है, इसमें सभी तरह के निजी क्षेत्र के और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों बैंक समाहित होते हैं। उनका एक संगठन है जो बैंकों के सुचारू रूप से संचालित होते रहें उसकी देखरेख करता है और बैंकों के हितों की बात करता है। ठीक है, इस संगठन ने एक सुझाव दिया और बोला कि हम ना एक कंपनी बनाने वाले हैं जो हमारे एनपीए को देखेगी। एनपीए क्या होते हैं? गैर निष्पादित संपत्ति या निष्क्रिय संपत्ति बोल सकते हैं। पहले एनपीए समझते हैं हम क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं एनपीए क्या होता है। बैंक्स जो होते हैं वो ऋण देने का काम करते हैं। बैंक आपको ऋण देता है, उसके बदले में आप बैंक को ब्याज देते हैं निर्धारित समय अवधि पे। ये हर महीने हो सकते हैं आपके लिए, प्रत्येक तिमाही में आप दे सकते हैं, प्रत्येक 6 माही में, या वार्षिक रूप से आपको ब्याज का भुगतान करना होता है। और साथ साथ जो आपने मूलधन लिया उसका भी आपको भुगतान करना होता है। लेकिन यदि एक निश्चित अवधि के बाद जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, कर्जदार जो होता है, वह यदि उस ऋण का ब्याज और उसका मूलधन चुकाने में असमर्थ हो जाता है, वो भुगतान करना बंद कर देता है, तो अब जो बैंक ने लोन दिया था, ऋण दिया था, वो बैंक के लिए संपत्ति है। अब उस संपत्ति से क्या है, पैसे नहीं आ रहे, तो उस संपत्ति को बोलते हैं हम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक बात है, गैर सक्रिय संपत्ति। अभी ये संपत्ति से पैसा आना बंद हो गया है। अब बंद हो गया, इसके कारण क्या है? कुछ लोग तो स्वेच्छा से नहीं देते, बिलफुल डिफॉल्टर्स जिनको हम बोलते हैं, और कुछ बिजनेसमैन या कुछ बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं उनके साथ वाकई में कोई समस्या हो जाती है। अब समस्या हो जाती है तो आईबीए ने बोला कि यदि बैंक भी इन समस्याओं में जुटा रहेगा तो बैंक का जो मुख्य काम है, लोगों से पैसे स्वीकारना, जमा स्वीकारना और लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, वो जो है वो बाधित होता है। तो क्यों ना हम एनपीए की समस्या को समाधान करने के लिए एक अलग से कंपनी बना दें। वो कंपनी सिर्फ एनपीए जो खाते हैं, जो एनपीए हो गए हैं, उनका ही ध्यान रखेगी, उन्हीं संपत्तियों के निपटान के संबंध में बात करेगी, उन्हीं संपत्तियों के निपटान के काम करेगी। ऐसी हम एक कंपनी का गठन कर देते हैं। यह प्रस्ताव है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या है। यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित आस्तियां, इसको क्या बोलते हैं हम? एनपीए, गैर निष्पादित आस्तियां। इनसे हमें आय आना बंद हो चुका है ये, और इनका मूलधन भी हमें वापस नहीं मिल रहा है, को खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सके, है ना। इसके बाद ये कंपनियां बैंकों को उनकी बैलेंस शीट से खराब संपत्तियों को लोड करने में मदद करेगी और उन्हें ऋण वसूली के बजाय सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने की अनुमति देता है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, इसी को हम बोल रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एआरसी, आरबीआई के तहत पंजीकृत होती हैं। मतलब एआरसी तो अभी भी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी भी है, लेकिन वो निजी क्षेत्र की हैं या उनका पैमाना जो है वो छोटा है। इसलिए एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर की कंपनी बनाने की बात की जा रही है, और इसको ना आईबीए के द्वारा बनाया जा रहा है, भारतीय बैंक संघ के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसकी जो हिस्सेदारी रहेगी उसमें निजी बैंक भी होंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी होंगे, दोनों की इसमें हिस्सेदारी होगी। तो ये बड़े बड़े अकाउंट्स को उठा पाएगी, बड़े बड़े जो एनपीए खाते हो जाते हैं ना, उनको उठा पाएगी। ठीक है, अभी एआरसी जो होती है वो छोटे छोटे खातों को ही उठा पाती है। इस तरह से देखा जाए तो अभी जो आईबीए है, भारतीय बैंक संघ है, उन्होंने 22 खाते ऐसे तैयार किए हैं जिन पे 89,000 करोड़ रुपए बकाया है, सिर्फ 22 खातों में। तो ऐसे खातों को ओवरटेक करेगी ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, है ना। अब एआरसी की बात हुई है तो एआरसी का प्रावधान जो है वो हमें सरफेसी एक्ट से मिल जाता है। सरफेसी एक्ट 2002 में पारित हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा हमें एआरसी बनाने का अनुमति मिल गई थी। एआरसी क्या थी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये संपत्तियों को पुनर्निर्माण के लिए काम करती थी, ये कंपनी थी। अब ये भी क्या करती थी, जो बैंक के एनपीए हो जाते थे उनको टेक ओवर कर लेती थी, उनको ले लेती थी, और उनसे या तो उनकी संपत्तियों को बेच के या उस बिजनेस को दोबारा चला सकते हैं, उसके प्रबंधकों में बदलाव करके या उसके मालिकों में बदलाव करके उस कंपनी को दोबारा चला के पैसा वसूला जा सकता है तो वहाँ से वसूलती थी,
थी, यहीं तो फिर उसको बेच के, उसकी संपत्तियों को बेच के पैसा वसूलने का काम करती थी ARC। अब ARC से बड़ा बना रहे हैं हम नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL। ठीक है, तो सरफेसी में 2016 में एक संशोधन भी हुआ था। पहले इसमें क्या था, न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व कितना था, 2 करोड़ रुपए था, और RBI ने इस राशि को बढ़ाकर 2017 में 100 करोड़ कर दिया था। ARC को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी बनाए रखना होता है। कैपिटल एडुकेशन रेशो होता है जो बैंकों को बनाए रखना होता है। तो ARC भी एक बैंकिंग की तरह काम कर रही है, इसलिए आपको भी बोला कि आपको भी ना पूंजी अनुपात बना के रखना होगा, कुछ रिजर्व आपको अपने पास रखना होगा। तो 15% की यहाँ पे आवश्यकता जो थी वो डाल दी गई थी RBI के द्वारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, जिसको हम बनाने की चर्चा कर रहे हैं। क्या है इसमें, NARCL की स्थापना उधारकर्ताओं की तनावग्रस्त संपत्ति, NPA के बहुत सारे नाम है, अभी यहाँ पे हम इसको तनावग्रस्त संपत्ति बोल रहे हैं, को लेने के लिए प्रस्तावित बैड बैंक है ना, क्या बोल रहे हैं इसको हम, बैड बैंक, खराब बैंक की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी, है ना। इसके पहले योजना 500 करोड़, मतलब इसका जो न्यूनतम उधारी होगी वो 500 करोड़ के नीचे की फाइल को नहीं लेंगे, ये 500 करोड़ के ऊपर की उधारी है तो ही ये NCRL है आपकी फाइल को लेगा। 500 करोड़ या उससे अधिक खराब ऋणों को रखने के लिए एक खराब बैंक बनाने की है। इस संरचना में जिनमें से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC जो हम बात कर रहे थे पहले ही, और एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, एक AMC होगी। AMC क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, है ना, जो आपकी एसेट्स को मैनेज करती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड हाउस वगैरह होते हैं वो आपके एसेट्स को मैनेज करते हैं, तो इस तरह की कोई एक कंपनी होगी और एक ARC होगी शामिल होगी जो बेकार संपत्तियों का प्रबंधन और वसूली करेंगे। नई इकाई सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों के सहयोग से बनाई जा रही है, भारतीय बैंक संघ या इसको हम IBA बोलते हैं। प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का 51% स्वामित्व जो है वो PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके पास होगा, और बाकी का जो बचा हुआ है 49% वो निजी क्षेत्र के बैंकों के ऋणदाताओं के पास होगा। ठीक है, ये इसके मालिकाना हक की और बाकी बात हो गई। अभी बार बार आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो अभी वर्तमान में ARC है और जो हम अभी नई एक ARC बनाने की, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो प्रस्तावित बैड बैंक जो है हमारी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम प्रस्तावित बैड बैंक बोल रहे हैं, का स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो हिस्सेदारी है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भी है और निजी क्षेत्र के बैंकों की भी है, क्योंकि यह विचार सरकार द्वारा रखा गया है और बहुसंख्यक स्वामित्व राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के पास रहने की संभावना है। मतलब 51% का जो है वो सरकार के पास रह रहा है। वर्तमान में ARC आमतौर पर ऋणों पर भारी छूट चाहते हैं। प्रस्तावित बैड बैंक की स्थापना के साथ मूल्यांकन का मुद्दा आने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है। सरकार समर्थित ARC के पास बड़े खातों को खरीदने के लिए बहुत बड़ी जेब होगी, और इस प्रकार बैंकों को इन खातों को अपने खातों से अलग रखने से मुक्त कर दिया जाएगा कि भाई आपको अपने पास रखना है, इनको आप अलग से रख सकते हो। तो समस्या क्या थी कि जो ARC है वो छोटे खातों को ही ले पाती थी। अभी ये सरकारी कंपनी है या सरकारी क्षेत्र की कंपनी होगी, इसमें मतलब जो बड़ी साझेदारी जो है वो सरकार की है, तो सरकार के पास इसका नियंत्रण रहेगा। तो सरकार के पास पैसा भी ज़्यादा है, तो बड़े बड़े खातों को भी सरकार देख सकती है, जिससे कि वो बैंकों की बैलेंस शीट से वो जो संपत्तियां जो अभी जिन पे पैसा नहीं आ रहा उनको अलग कर सकते हैं हम। क्या करेगा NARCL क्या करेगा, ये ऋणदाताओं के चिन्हित खातों को, चिन्हित खराब ऋणों को अपने हाथ में ले लेगा, और हाथ में लेने के बाद प्रस्ताव करेगा, और अग्रणी बैंक होता है इसमें, लीड बैंक जिसको हम बोलते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा उधारी दी होती है उसको लीड बैंक बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए, यदि 100 करोड़ का ऋण आप लेने जा रहे हैं तो एक बैंक नहीं देगा, मना कर देगा। अभी इसमें 3, 4, 5, 7 जितने भी बैंक हैं वह मिलके यहाँ पे आपको लोन देंगे। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, PNB है, SBI है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ICI बैंक है और HDFC है।
अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम कंसोर्टियम अरेंजमेंट बोलते हैं। अब इसमें कोई एक लीड बैंक होगा जिसने ज़्यादा लोन दिया होगा, जैसे हम मान लेते हैं एसबीआई ने 100 करोड़ का 60 करोड़ जो है वो एसबीआई ने दिया है, तो यहाँ पे एसबीआई क्या हो जाएगा, लीड बैंक हो जाएगा, अग्रणी बैंक हो जाएगा जिसने ज़्यादा पैसा दिया है ना। जो बड़ी बड़ी उधारियाँ होती हैं वो एक बैंक खुद से अकेले से नहीं देती है, वो सभी को संयुक्त रूप से इकट्ठा करने उसके पश्चात ही देती है। इससे क्या होता है, रिस्क जो है वो, जोखिम जो है वो कम हो जाती है, जोखिम बढ़ जाती है, और ज़्यादा यहाँ पे बैंक क्या होने के से क्या होता है, उस खाते को सही तरीके से नियंत्रित भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो रहेगी वो अपने हाथ में ले लेगी। सबसे पहले तो बैंक से ले लिया कि भाई दिखाओ कौन है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं दे रहा पैसा, हम समझते हैं, देखते हैं। तो वो पूरा उस जो ऋणदाता है उसके सारे पेपर्स चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, उसकी जो बिजनेस है उसको देखने के बाद यह निर्णय लेगा कि इस बिजनेस को या तो बंद किया जाए और जो संपत्तियाँ हैं उनको बेच के बैंक का पैसा वापस लिया जाए, यह दूसरा प्रस्ताव ये भी हो सकता है कि नहीं, इस बिजनेस को चलाया जा सकता है। तो इस संबंध में अग्रणी बैंक से बात करेगा और उससे पूछेगा क्या हम इनसे जो अभी वर्तमान प्रबंधक हैं उनसे कोई प्रस्ताव मंगाएं इस संबंध में कि वो दोबारा इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, या किसी नए प्रबंधकों या नए मालिकों से इसके लिए हम बात चर्चा करें। कोई ये व्यक्ति नहीं चला पा रहा तो किसी और से बात कर सकते हैं कि वो उस कंपनी को चला ले और हमारा जो ऋण है उसका भुगतान कर दे। इसी को हम स्विच चैलेंज करते हैं। तो जो बैड बैंक रहेगी हमारी, वो क्या करेगी, ऐसे प्रस्ताव आमंत्रित करेगी और उसमें जो अच्छा प्रस्ताव रहेगा उसको वो कंपनी बेच देगी और वहाँ से अपने पैसे वसूल लेगी, और वो पैसे वसूलने के बाद बैंक को वापस दे दिए जाएंगे। इसमें जो बैड बैंक है उसका अपना एक कमीशन या खर्चे जो हैं वो जरूर रहेंगे। शुरुआती दौर में कितना बोल रहा है, पहले से कितना चिन्हित करके रखा है। शुरुआती चरण में NARCL को हस्तांतरित किए जाने वाले 89 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति रहेगी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 22 खराब ऋणों की सूची बनाई गई है। 22 खराब ऋणों में 89,000 करोड़ रुपए, ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं खबरों में क्या है। खबरों में यही बताया जा रहा है कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसने भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन किया है, और आवेदन में बोला है कि 6,000 करोड़ रुपए की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेंस मांगा है, और इस कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पंजीकरण कर दिया गया पिछले महीने में। अब सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए जो हैं वो इस कंपनी में लगाए जा चुके हैं प्रारंभिक पूंजी के रूप में। इस पूंजी का इस्तेमाल कहाँ कर दिया गया कि भाई कंपनी बनाने में जो कानूनी औपचारिकताएं आई हैं, और अभी जो हम RBI से लाइसेंस लेने जा रहे हैं उसमें जो खर्चा आएगा, या पर जो हमें उसका बिजनेस चालू करना है उसमें हमें खर्चा किया जाएगा, इसलिए RBI से उन्होंने संपर्क किया है। सूत्रों ने कहा कि RBI के पास ऐसे व्यवसाय के लिए लाइसेंस देने की अपनी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में नियामक से लाइसेंस प्राप्त करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि मंजूरी सितंबर या अक्टूबर में मिल सकती है। सितंबर तक और अक्टूबर तक हमें इसमें मंजूरी मिल जाएगी RBI की, तो फिर ये अपना जो कंपनी है वो अपना काम चालू कर सकती है। स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण योजना, वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन स्कीम, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। खबरों में काफ़ी दिन से बनी हुई है ये, क्या कुछ कहा गया है सरकार के द्वारा, किस प्रकार सरकार किस प्रकार बता रही है कि इससे हम जो वातावरण का प्रदूषण जो है उसको हम कम कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, और जो कई तरह के प्रदूषण हैं जो वाहनों के द्वारा किए जाते हैं उनको हम कम कर सकते हैं, सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि इससे ना अर्थव्यवस्था में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो है हमारा, उसमें तो खास तौर पे 30% तक की वृद्धि होने की संभावना बता रहे हैं, यदि इस योजना को सही तरीके से हम क्रियान्वित कर लें तो। देखते हैं कैसे है और क्या है। पहले तो ये योजना समझ लेते हैं क्या है। सरकार ने इस योजना का नाम जो है वो स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण योजना रखा गया है। इस योजना में सरकार का मानना है कि जो यात्री वाहन हैं उनकी उम्र यदि 20 साल हो जाए और जो व्यावसायिक वाहन है उनकी उम्र 15 साल हो जाए, ये समय व्यतीत होने के बाद इनको फिटनेस टेस्ट कराना होगा, और यदि उस फिटनेस टेस्ट में ये वाहन फेल हो जाते हैं
पास नहीं कर पाते, उसमें बहुत तरह के पैमाने होंगे। वातावरण से संबंधित जो हमारा प्रदूषण, वातावरण जो है, प्रदूषण जो है, उनके बहुत सारे पैरामीटर होंगे। उन पैरामीटर के हिसाब से इसके टेस्ट किए जाएंगे। यदि उसमें वाहन फेल हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वाहन को कबाड़े में देना होगा। तो क्या ऐसे ही दे देंगे? नहीं, सरकार ने बोला इसके लिए वाहन मालिकों को हम क्या करेंगे, कुछ सुविधाएं देंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, तभी तो आप ललायत होंगे, तभी तो जो वाहन के मालिक हैं वो उसको देने को तैयार होंगे। तो अभी तो मुख्य रूप से बोला जा रहा है कि आपको ना उसकी जो वाहन आप दे रहे हो उसकी एक्स शोरूम कीमत का 5% नगद दे दिया जाएगा, और इसके बाद जब आप नया वाहन खरीदेंगे आपको वहां से एक जमा के रूप में एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे वाहन जमा कर दिया है, और साथ में करों में छूट दी जा सकती है, या वाहन की कीमतों में आपको जो है डिस्काउंट दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यह पूरी योजना है। अब हमारा प्रश्न बनता है कि सर इस योजना से क्या लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वह पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में तेजी लाना है। 3 मुख्य यहाँ पे उद्देश्य हमें दिख गए। एक कि भैया जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उन वाहनों को रोड से हटा दो। दूसरी बात, आर्थिक विकास में तेजी लाना। तीसरी बात, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। 3 उद्देश्य हैं इस योजना के। ठीक है। अब केंद्र सरकार का दावा है कि यह योजना ऑटोमोबाइल की मांग को 30% तक बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। बोल रहे हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो है उसमें 30% की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वर्तमान में भारतीय सड़कों पर लगभग 52 लाख कारें और 37 लाख ट्रक केंद्र की नई योजना के तहत समाप्त होने के पात्र हो सकते हैं। बोल रहे हैं यदि अभी इस योजना को लागू कर दिया जाए और वाहनों का जो टेस्ट किया जाए, उनका टेस्ट लिया जाए, तो करीब 52 लाख कारें जो हैं वह असफल हो जाएंगी, मतलब वो अपात्र हो गई, उनको वाहन रोड पे चलने का अधिकार समाप्त हो चुका है, और साथ में 37 लाख ट्रक जो हैं वो भी रोड के बाहर हो जाएंगे। अब आप समझ के होंगे कि इतने वाहन बाहर होंगे, रोड से चले जाएंगे, इनको रोड पे चलने की अनुमति नहीं देगी, तो इन लोगों को नए वाहन खरीदना होगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होगा, बूम आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो नए वाहन हैं उनकी बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी। अब उनकी बिक्री में तेजी हमें देखने को मिलेगी तो नए वाहन, ज़्यादा वाहन निर्माताओं को बनाना होगा, जिससे कि रोजगार के नए अवसर खुल जाएंगे। ठीक बात है, ठीक है। अब ये तो हमने पर्यावरण की दृष्टि से और भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से फायदे देखे थे कि क्या हो सकते हैं। अभी वाहन मालिकों को क्या फ़ायदे होंगे, बोला कि भाई वाहन मालिकों को ना बहुत तरह के हम फायदे देंगे। वाहन मालिकों को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन उन्हें अपने पुराने वाहनों को नए के पक्ष में छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बेशक इससे नए ऑटोमोबाइल की मांग में वृद्धि हो सकती है और संघर्षरत ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मदद मिल सकती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो स्ट्रगल कर रहा है उसको हम बाहर ला सकते हैं। केंद्र की परिमार्जन योजना वास्तव में विभिन्न विकसित देशों में प्रयुक्त वाहनों के परिमार्जन कार्यक्रमों के समान है। उदाहरण के लिए 2008 की मंदी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कैश फॉर क्लंकर नाम की योजना की शुरुआत की गई थी। ये अपने तरह की कोई पहली योजना नहीं है, इसके पहले भी संयुक्त राज्य अमेरिका में यह योजना चल रही है। 2008 में जब मंदी आई थी उसके बाद उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, तो यह अपने तरह की कोई पहली योजना नहीं है। ठीक है, कैश फॉर क्लंकर पहले से ही अमेरिका ने लागू की थी 2008 में। चलिए अब बात करेंगे इसके विपक्ष में या इसकी आलोचना में क्या कुछ बोला जा रहा है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं फ्रेडरिक बतिस्याट जैसे आलोचकों ने तर्क दिया है कि इस तरह के कार्यक्रम किसी भी नई संपत्ति को बनाने के बजाय केवल अर्थव्यवस्था के भीतर संसाधनों का पुनः आवंटन करते हैं। वे ठीक बात है कि हम ना कोई नए संसाधन नहीं बना रहे हैं, नए संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहा, उन्हीं संसाधनों को दोबारा पुनर्जीवित कर रहे हैं, उन्हीं संसाधनों का दोबारा उपयोग कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने बोला। दूसरा उनका कहना है कि नई कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, श्रम और अन्य दुर्लभ संसाधनों का इस्तेमाल कैश फॉर क्लंकर योजनाओं के अभाव में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं इससे कोई खास फायदा आपको नहीं होने वाला। इसके अलावा चूंकि
ऐसे कार्यक्रमों को करदाताओं के पैसे का उपयोग करके वित्त पोषित किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो हम ही लोगों का लगना, करदाताओं को ही पैसा इसमें लगना है। तो इसका जो बर्डन है, उसका जो भार है वो करदाताओं पे होगा। इसके कारण हो सकता है कि करों में वृद्धि करनी पड़ सके, नागरिकों पर कुल कर का बोझ जोड़ सकते हैं, वास्तव में आर्थिक विकास को हतोत्साहित कर सकते हैं। कुछ का यह भी मानना है कि सब्सिडी के मुकाबले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और कुछ बेहतर तरीके भी हो सकते हैं। बोल रहे हैं आपको अगर प्रदूषण को नियंत्रित ही करना है तो सिर्फ यही काम क्यों, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा आप प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। आप सब्सिडी देके प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, इससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब बात यह है कि इस योजना की सफलता जो है ना, वो सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों के पास है। उनने इस योजना को यदि सही तरीके से क्रियान्वित किया तभी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। और इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, परीक्षण केंद्र होना चाहिए, अच्छे परीक्षण केंद्रों का होना जरूरी है, और सुरक्षा और प्रदूषण मानकों को बनाए रखना होगा हमें इसमें। निजी स्क्रैप डीलरों के विपरीत, जिनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन है, सरकारी नौकरशाहों के पास इतना मजबूत प्रोत्साहन नहीं है। अब जो निजी स्क्रैप डीलर होते हैं उनका तो अपना स्वार्थ निहित होता है कि ना वो अच्छा करेंगे तो जो उससे होने वाला लाभ है उनका है। लेकिन यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो होते हैं उनके बारे में ये बोला जाता है कि उनकी तनख्वाह जो है, उनका जो वेतन है, उनको तो मिलना है, तो वो इन तरह के नए काम को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे, आलोचकों का मानना है। और बोला जा रहा है कि जो नए नियम है ना, वो सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए नए अवसर खोलते हैं, है ना। आलोचक अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। अब इन सब चुनौतियों के बावजूद किस प्रकार इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। योजना अच्छी है, अब इसका क्रियान्वयन ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं आज के अगले विषय के बारे में, जो है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण, तो पहले तो आप समझ लीजिए मुद्रीकरण क्या होता है। आपने विमुद्रीकरण सुना होगा, विमुद्रीकरण भी नहीं, आपने डिमोनेटाइजेशन बहुत सुना होगा। डिमोनेटाइजेशन से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। 2016 सभी को याद होगा आपको कि जब सरकार ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, विमुद्रीकरण हो गया था। अभी मुद्रीकरण क्या है? मुद्रीकरण का मतलब हमारा यह है यहाँ पे कि हम किस प्रकार संपत्तियों से, जो सरकार की संपत्तियाँ हैं, उनसे पैसा कमा सकते हैं। अब राष्ट्रीय इसमें इसलिए जुड़ा हुआ कि हमें जो पैसा है सरकार को राष्ट्रीय संपत्तियों से पैसा कमाना है। उन संपत्तियों से पैसा कमाना है जिनका अभी तक उपयोग कम हो रहा था या इष्टतम उपयोग नहीं हो रहा था। इष्टतम उपयोग का मतलब क्या है कि हम उस संपत्ति को कितना निचोड़ सकते हैं, कितना उसका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फायदा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो निजी क्षेत्र के व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वह किस प्रकार संपत्तियों का दोहन करते हैं, वो हमेशा अपनी संपत्ति से अधिकतम निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में इस तरह की चीज़ों की नज़रअंदाज किया जाता है, संपत्तियों का अधिकतम उपयोग नहीं किया जाता है। तो सरकार यहाँ पे उन संपत्तियों का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश कर रही है जिससे कि कुछ और पैसा बनाया जा सके। और इस पैसे को ना सरकार रखेगी नहीं। सरकार का मानना है कि जो हम संपत्तियां जिनका उपयोग नहीं हो रहा था उनसे भी पैसा बनाएंगे और उस पैसे से फिर से संपत्तियां बनाएंगे, फिर जो संपत्ति नई बन जाएगी उससे फिर पैसा कमाएंगे, फिर उससे नई संपत्ति बनाएंगे। तो इस तरह का हम इकोसिस्टम जो है वो बनाना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री क्या बोला कि 6 लाख रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, हमने पाइपलाइन योजना चालू कर दी है और इसमें क्या करेंगे, हम 4 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। यह निवेशकों के लिए दृढ़ता प्रदान करने के अलावा सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोड मैप के रूप में काम करेगा, है ना। मध्यम अवधि के लिए 4 साल के अंदर हमें 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं।
यहाँ संपत्तियों को बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना हमें। कुछ रहेंगी, वो छोटा सा पोर्शन है जिस संपत्तियों को बेचने के लिए सरकार बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो अधिकतम संपत्तियाँ हैं उनसे कैसे पैसा कमाएं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। खबरों में क्या है जान लेते हैं। 2021-22 के बजट में बुनियादी ढांचे के नवीनी और वैकल्पिक वित्त पोषण जुटाने के साधन के रूप में संपत्ति मुद्रीकरण पर बहुत जोर दिया था। अभी आपको याद हो पिछली गतिशक्ति योजना के बारे में, जहां पे सरकार ने क्या बोला है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वो 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए। यह भी अपने तरह की एक प्रथम योजना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ 100 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में यहाँ पे सिर्फ 100 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना है। यहाँ पे हम जो सरकार की संपत्तियाँ जो हैं उनसे 6 लाख करोड़ रुपए हम कमाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और वो भी 4 साल के अंदर। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार परिसंपत्ति मुद्रीकरण को बुनियादी ढांचे के संवर्धन और रखरखाव के लिए एक रणनीतिक रूप में देखती है, ना कि केवल एक वित्त पोषण तंत्र के रूप में। पैसा यहाँ से आके रखना नहीं, हमें क्या करना है, बुनियादी ढांचे के रखरखाव में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या नए बुनियादी ढांचे का हम यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। संपत्ति विमुद्रीकरण अब तक अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तियों के, क्या बोला हमने, दो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए, या तो अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सार्वजनिक संपत्ति ही तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण साधन है, वहीं से तो सरकार पैसे की कमाई कर सकती है। अभी लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि करेंगे कैसे ये। आप बोल तो सर बहुत रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप ऐसे समझ लीजिए, सरकार ने बोला कि हमारी एक रोड है दिल्ली से मुंबई में, दिल्ली टू मुंबई कनेक्ट करने के लिए रोड है। अब सरकार क्या बोल रही है, यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया और यहाँ पे आपका मुंबई हो गया। अब ये क्या है, सड़क मार्ग है, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि इस सड़क को यदि हम किसी निजी क्षेत्र को दे दें, कितने में, बोला 50,000 करोड़ रुपए में दे देते हैं। 1 साल के लिए तो नहीं देगा, बोला बेच नहीं रहे, उपयोग करने के लिए, बोला 50,000 करोड़ रुपए दे दो, 15 साल तक आप इसका इस्तेमाल करो। 15 साल तक निजी क्षेत्र इसका इस्तेमाल करेगा। अब वो इसमें क्या करेगा, वो अपने हिसाब से आय के साधन इसमें बना सकता है। वो टोल टैक्स के रूप में, इसका स्वाभाविक रूप से जो भार है वो जनता पे, आम जनता पे पड़ना है, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा, इस पे कुछ भी बना सकता है, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री बना ली, इस पे कुछ निर्माण कर दिया, या किसी भी प्रकार से निजी क्षेत्र को दे दिया कि भाई तुम अपने हिसाब से देख लो कैसे पैसे निकाल सकते हो। सरकार ने बोला हमें तो 50,000 करोड़ रुपए दे दो, 15 साल तक इसका इस्तेमाल करो, और इसकी साथ साथ देखरेख जो रखरखाव है वो भी आपको ही करना होगा। इस प्रकार सरकार की जो संपत्तियां हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको किराए पे देके या उनको निजी क्षेत्र के साथ उनमें कुछ काम करके पैसा कमाने की ये योजना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। कई सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का उपइष्टतम उपयोग किया जाता है और कंपनियों के लिए अधिक वित्तीय उत्तोलन और मूल्य बनाने के लिए उचित रूप से मुद्रीकृत किया जा सकता है, और सरकार उनमें निवेश किया है। यह सार्वजनिक संपत्तियों के सटीक अनुमान में मदद करता है, जो समय के साथ सरकार सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद करेगा, ठीक है। अभी आपने पिछला ही हमारा वीडियो था समसामयिक घटनाओं का, उसमें हमने आपको बताया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, विशेष आर्थिक क्षेत्र। उसमें भी आपको याद होगा कि हमारे पास कितना 30,000 करोड़ रुपए के बराबर का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो अनुपयोगी है, जिसका आज तक उपयोग नहीं हुआ है। 1 लाख स्क्वायर फीट इतना क्षेत्र हमारे पास अनुपयोगी है विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं यहाँ पे हम एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं, उसको भी हम किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को दे सकते हैं। इसके बाद आता है उपमिशन है, ये चारा और चारा उपमिशन,
क्योंकि भारत में जो लाइव स्टॉक है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक तो वो हो गया कि भाई उनसे है ना, और दूसरा डेयरी उद्योग जो है हमारे देश में वो भी अच्छी तरीके से होता है, और साथ में ग्रामीण इलाका भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की घोषणा की गई है। देख लेते हैं क्या है इसमें। इस योजना में 50 लाख रुपए तक की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, और ये सब्सिडी पूंजीगत व्यय करने के लिए दी जाएगी। पूंजीगत व्यय क्या हो गया, किसी तरह की आपको संपत्ति का निर्माण करना है, उसमें किसी प्रकार की मशीनरी का आप उपयोग करोगे, शेड बनवाओगे, उन सबको हम पूंजीगत व्यय मानेंगे, और उस पूंजीगत व्यय के लिए हम 50 लाख रुपए तक सरकार इसमें आपको अनुदान देगी। इस योजना को कौन कौन फायदा ले सकता है, तो बोला इस योजना के तहत निजी उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, डेयरी सहकारी समिति और धारा 8 कंपनी एनजीओ इसमें होते हैं, ये लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उपयोग बुनियादी ढांचे में मशीनरी जैसे बेलिंग यूनिट, हार्वेस्टर, चेफ कटर, सेट आदि की लागत के कवर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक बात है। मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि लगभग 200 मिलियन भारतीय डेयरी और पशुधन की खेती में शामिल हैं। इसलिए इस योजना को गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चारा और चारा पर उपमिशन उद्यमी को एक नेटवर्क बनाने का इरादा रखता है, जो साइलेज हब बनाएगा और उन्हें सीधे किसानों को बेचेगा। बोला कि भाई वहीं निर्माण करो, वहीं पे बेचो। ठीक है। साइलेज के बड़े पैमाने पर उत्पादन से किसानों के इनपुट लागत में कमी आएगी, क्योंकि साइलेज कंसंट्रेटेड फीड की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। अभी क्या होगा, ये सस्ता मिल जाएगा किसको, किसानों को। तो किसानों को जो दूध उत्पादन की लागत है वो भी कम हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार में जुड़ पाएंगे, या जिन लोगों के पास जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो अपने स्तर को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे इसलिए बड़ी यूनिटों को, बड़ी इकाइयों को यहाँ पे चारे का उत्पादन करने, साइलेज का उत्पादन करने के लिए बोला जा रहा है। आइए अंत में देख लेते हैं आज के लिए अभ्यास के लिए प्रश्न, जिनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के लिए उच्च आवर्ती संकेतक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर का उदाहरण नहीं है। ई-वे बिल जनरेशन, बिजली की मांग, रेल माल यातायात, अर्थव्यवस्था में निवेश का तिमाही स्तर। आपको बताना है कौन सा उच्च आवर्ती संकेतक नहीं है। ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका दूसरा प्रश्न। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। एआरसी की स्थापना के लिए वैधानिक प्रावधान सरफेसी अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सरफेसी अधिनियम के अनुसार एआरसी के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 2 करोड़ रुपए है। नई प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड स्विस चैलेंज फॉर्मूले के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन और कथनों का समूह सही है? केवल 1 या 2, केवल 2 3, केवल 1 3 और 1 2 3। ये आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आज के लिए इतना ही। अगली श्रृंखला में हम फिर मिलेंगे कुछ इस होने वाले सप्ताह में होने वाली समसामयिक घटनाओं को लेके। धन्यवाद।